हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम स्टार्ट कर रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं एंड कुछ एक सेल ऑर्गेनेलीज़ हमने स्टडी किए हैं। और इस चैप्टर में हम आगे बात करें तो आज का हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली का टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कंप्लीट इसकी स्टडी करेंगे। तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया और सेल के अंदर इसका क्या रोल है, आज हम वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ठीक है, क्या लें हम इसकी डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर, ठीक है। एंड इसकी अगर हम शेप देखें तो ये सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप की होती है। एंड ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। जी हाँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसके ऊपर दो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, इसकी खुद की मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। कि ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और उनकी शेप सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप की होती है, ठीक है। बेसिकली जो सॉसेज शेप वर्ड होता है ये होता है जैसे आपने कॉमनली जो राजमा होता है, दाल एक राजमा होती है, तो वैसी शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। सेल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हम बात करें इसके जो शेप है वो सॉसेज शेप होगी। तो इसकी दो मेम्ब्रेन है, जैसे ये वाली देखिए आउटर, एंड उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड इसकी जो शेप है वो हमें सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है। और इस टाइप की शेप को हम सॉसेज शेप, राजमा की जैसे दाल होती है वैसी इसकी शेप है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो ये सेल ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो, ये ईजिली हमें विजिबल नहीं होता सेल के अंदर, हम इसे जल्दी से देख नहीं सकते सेल के अंदर कि ये प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हम इसे देख नहीं सकते तो हम इसे ऑब्ज़र्व कैसे करें बच्चों। तो हम इसके बारे में पता कैसे लगाएं, पहले हमें दिखना तो चाहिए फिर ही हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो इसकी देखने के लिए, इसको विजिबल बनाने के लिए कुछ एक स्पेशल जो सब्सटेंसेस हैं, स्टेन्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको विजिबल बनाने के लिए कि हम इसे सेल के अंदर देख सकें, एक स्टेन का यूज़ किया जाता है। बेसिकली उसका नाम है जेनस ग्रीन स्टेन, ठीक है। जेनस ग्रीन ये एक स्टेन होती है जिससे हम पहले इस जो सेल है उसको स्टेन करेंगे, फिर हमारे पास जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया वो हमें दिखाई देंगे, फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो पहले हमें इसे विजिबल बनाने के लिए जो जेनस ग्रीन स्टेन है उससे पहले इसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो स्टेन जो वर्ड होता है, स्टेनिंग स्टेन होता है ऐसे कलरफुल सब्सटेंसेस जो किसी भी हम बॉडी पे अगर उनका यूज़ करें तो वो उनको कलर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये जेनस ग्रीन होगी, ये एक टाइप की स्टेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रीन कलर दे देगी, ठीक है। तो जिससे हम पहले जो भी किसी सेल ऑर्गेनेली को या कोई भी अदर सब्सटेंस है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको कलर हो जाने के बाद हम उसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छे से देख सकते हैं, उसको हम अच्छे से विजिबल कर सकते हैं, फिर फर्दर हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं।
तो इस टाइप से पहले हम इसको विजिबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेन, दैट इज़ द जेनस ग्रीन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली उसकी डिस्कवरी, देन उसका साइज़ एंड फर्दर नंबर देखेंगे, फिर हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे हम उनके फंक्शंस कि सेल के अंदर क्या क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी देखें अगर हम, तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कोलिकर। ठीक है, कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने 1880 के अंदर, 1880 के अंदर फर्स्टली इसकी डिस्कवरी की कि सेल के अंदर एक नई सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया आज के टाइम में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोलिकर साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, लेकिन इनको डिस्कवर करते ही 1880 के अंदर कोलिकर ने इनको नाम नहीं दिया माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ डिस्कवर किया कि कोई एक सेल ऑर्गेनेली नई सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट, सेकंड साइंटिस्ट है आल्टमान। ठीक है, आल्टमान साइंटिस्ट थे, इन्होंने टर्म दी बायोब्लास्ट। ठीक है, तो इन्होंने बायोब्लास्ट टर्म दी कि जो नई सेल ऑर्गेनेली डिस्कवर हुई है हम उसको बायोब्लास्ट बोलेंगे। लेकिन फर्दर एक नए साइंटिस्ट आए, बेंडा साइंटिस्ट, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कॉइन की एंड 1898 के अंदर। ठीक है, और तब से इस सेल ऑर्गेनेलीज को हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये है इस टाइप से इसकी डिस्कवरी एंड हिस्ट्री। तो डिस्कवरी का जो श्रेय है वो कोलिकर को जाता है। एंड अगर हम बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो देने का जो श्रेय है वो बेंडा नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनको जाता है। तो इस टाइप से ये हमारे पास डिस्कवरी, कोलिकर साइंटिस्ट ने जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको डिस्कवर किया 1880 में, एंड बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने जो माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म है वो दी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड, इसकी शेप एंड साइज़ कि कैसा दिखता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है उसकी शेप और साइज़। तो हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एक सिलेंड्रिकल शेप और सॉसेज शेप के सेल ऑर्गेनेली होते हैं। तो शेप में देखें तो सॉसेज और सिलेंड्रिकल जो शेप है वो होती है। तो ये रही सॉसेज और हमारे पास जो सिलेंड्रिकल शेप है। सॉसेज बेसिकली जो वर्ड है वो राजमा टाइप की, जैसे दाल होती है वैसी शेप। ठीक है, तो ये उसी टाइप की शेप है माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड इसकी हम साइज़ देखें तो साइज़ के अंदर जो इसका डायामीटर है बेसिकली वो 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर तक का होता है। एंड एवरेज हम 0.5 मीटर माइक्रोमीटर तक इसको काउंट करते हैं। तो ये वाला जो इसका विड्थ है, इसकी डायामीटर, ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर तक का होता है। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर हम लेते हैं, इतना हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी जो लेंथ है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये होती है अप्रोक्सीमेटली 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसके डायामीटर्स कि कितना ये इसकी विड्थ है, कितनी इसकी लेंथ है, और इसकी शेप क्या है, इसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके शेप एंड साइज़ के अंदर। शेप में हम बोलें तो सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप, एंड डायमीटर एवरेज जो इसकी विड्थ होती है 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसके नंबर देखें तो जो इसका नंबर होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलीज का, ये कोई फिक्स नहीं होता कि 5 होंगे या 10 होंगे या 50 होंगे। ये वैरी करता है, इसका नंबर वैरी करता है, अलग अलग हो सकता है अलग सेल टाइप के अंदर। ये
डिफरेंट सेल के अंदर अलग होगा। किसी सेल के अंदर कम हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज का नंबर, किसी सेल के अंदर ज़्यादा हो सकता है। तो फर्स्टली ये डिपेंड करता है सेल की टाइप कौन सी है एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल, कि जो हमारे पास सेल है वो वर्क क्या करती है। ठीक है, बेसिकली आगे हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है सेल के लिए। तो जिस टाइप से किसी भी सेल का जो वर्क डन होगा, कि अगर उसने ज़्यादा काम करना है तो उसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और ऐसी सेल जो वर्क डन कम कर रही है तो उसमें कम नंबर ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी थोड़ी चाहिए, इसीलिए उसमें कम नंबर के होंगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वेरी करता रहता है, वो फिक्स नहीं होता और डिपेंड करता है सेल के वर्क डन पे। और सेकंड हम देखें तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, इस पे भी डिपेंड करता है। कितना, जितनी ज़्यादा अगर उसे एनर्जी चाहिए उतना ही इसी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर किसी सेल को कम एनर्जी चाहिए तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये हमने बात की इसकी डेफिनेशन के अंदर कि एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके अराउंड 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, मीन्स 2 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले यही हम बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो 2 मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, क्या है उनका काम, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन, उनका नाम आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। क्या है आउटर मेम्ब्रेन? तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये एक स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड। ठीक है, हम बात करें तो ये एक स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बाहर की एक मेम्ब्रेन है सारे ओर से इसको कवर कर रही है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर से कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बना रही है, मतलब चारों ओर से इसको घेरे हुए है, सारा स्ट्रक्चर इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो उस बाहर की कवरिंग को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो स्मूथ होती है, इसके ऊपर कोई भी हम बात करें स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ होती है और कंटिन्यूअस बाउंड्री की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन। सेकंड हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड आउटर मेम्ब्रेन से अंदर जो प्रेजेंट होती है उसे हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन। एंड ये बनाती है, इट फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये देखिए यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, तो ये अंदर की ओर काफ़ी सारे इनफोल्डिंग्स बनाती है, मतलब अंदर की ओर मुड़ी होती है, फोल्डिंग बनाती है। तो उन इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टेज। ठीक है, तो ये क्रिस्टेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। आगे हम बात करते हैं। तो 2 मेम्ब्रेन्स आउटर एंड इनर। आउटर सिंपली जो बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर बाउंड्री बनाएगी। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये इन फोल्डिंग बनाती है, इरेगुलर मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करें काफ़ी सारे फोल्ड प्रेजेंट है, फोल्ड भी बाहर की ओर नहीं है अंदर की ओर है, इसलिए हम बोलते हैं इसे इन फोल्डिंग्स। ठीक है, और इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेन्स के बारे में, 2 मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर। आगे हम बात करते हैं इन मेम्ब्रेन्स की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 अलग अलग चैम्बर बनते हैं, उन्हें
क्या बोलते हैं हम, उन चैम्बर्स का क्या फंक्शन है वो हम बात करते हैं। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स अभी हमने बात की। जो आउटर होती है वो बाहर, और अंदर की जो मेम्ब्रेन है हम उसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और उसमें बहुत सारे फोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टेस, ठीक है। पर इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। तो ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें दो अलग चैम्बर बनते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जहाँ भी कोई दो वॉल्स होती हैं तो पर्टिकुलरली वहाँ पे दो तीन स्पेस बन सकते हैं। फर्स्टली एक तो उन मेम्ब्रेन्स के बाहर वाला स्पेस, उनके बाहर जो स्पेस होगा, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो सेकंड हम बात करें तो जो पहली मेम्ब्रेन है, पहली वॉल है, उसके अंदर का स्पेस, एंड सेकंड स्पेस होगा जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है, वो वाला स्पेस। तो इस टाइप से दो मेम्ब्रेन्स के अंदर का जो स्पेस है वहाँ पे बनेंगे हमारे पास दो चैम्बर, ठीक है। उन दो चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इन दोनों चैम्बर के अंदर जो एक टाइप में अलग अलग हैं, उनके अंदर एक फ्लूइड फील्ड प्रेजेंट होता है, एक्वस फ्लूइड, ठीक है। तो उस फ्लूइड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो दो मेम्ब्रेन्स के बाद बना है अंदर चैम्बर्स, उन चैम्बर्स के अंदर इम्पोर्टेंट एक्वस फ्लूइड होता है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जो चैम्बर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। इन चैम्बर्स को हम नाम देते हैं, पहले को आउटर कंपार्टमेंट, सिंपली जो बाहर है हम उसे नाम देते हैं आउटर कंपार्टमेंट। एंड सेकंड होता है जो अंदर प्रेजेंट होता है, हम नाम देते हैं उसे इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं आउटर कंपार्टमेंट में, और इसे हम सेकंड नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो क्या है ये आउटर कंपार्टमेंट है जो, ये या फिर हम इसे बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट लाइज बिटवीन द टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, दैट इज़ द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, इनके बीच का जो स्पेस है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये वाला जो खाली स्पेस रह गया अंदर और बाहर वाली मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाला जो खाली स्पेस रह गया, ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं, आउटर कंपार्टमेंट या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। बेसिकली बच्चों दो वर्ड्स होते हैं आपको हमेशा याद रखने चाहिए, एक तो होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। जैसे हम बात करें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, इंटर मतलब बिटवीन द टू, ठीक है। और एक वर्ड होता है इंट्रा, इंट्रा होता है विद इन, एक के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम सेकंड में बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली जगह है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो उस जगह को हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपार्टमेंट। सेकंड कंपार्टमेंट हम देखें तो हम इसे नाम देते हैं इनर कंपार्टमेंट, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स। तो इनर कंपार्टमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट लाइज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड वर्ड देखिए, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की जगह, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर पोजीशन है उस जगह को हम बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट या फिर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस जो इनर कंपार्टमेंट है इसके अंदर एक होमोजीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्वस फ्लूइड, तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायग्राम के अंदर ब्लूइश सा फ्लूइड शो कर रखा है, तो ये वाला जो स्पेस है ये हमारे पास इनर कंपार्टमेंट या फिर हम इसे सेकंड नाम देते हैं बच्चों मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये हमारे पास मैट्रिक्स। तो
इस मैट्रिक्स के अंदर हम बात करें, काफ़ी सारे इसकी फॉर्मेशन में जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग बनाती है इनको। तो द क्रिस्टे आर इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड आर फॉर्म्ड टुवार्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए, और जो क्रिस्टे होते हैं वो टुवार्ड द मैट्रिक्स होते हैं, मतलब अंदर की ओर होते हैं, मैट्रिक्स की साइड होते हैं। एंड इन क्रिस्टेज का हम रोल देखें तो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी कोई भी इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है तो इनफोल्डिंग से किसी भी जो सरफेस है मेम्ब्रेन का वो इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब हम इस इनर मेम्ब्रेन को अगर हम खोल के देखें, ओपन अप करें, इसकी लेंथ देखेंगे तो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर इनफोल्डिंग प्रेजेंट है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं। और हमने पहले ही बात की थी कि जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर कुछ एक सब्सटेंस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर एक्टिविटीज़ में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये है हमारे पास दो कंपार्टमेंट, दो अलग अलग चैम्बर भी हम बोल सकते हैं। तो अलग अलग चैम्बर को हम आउटर में कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। और कैसे बनते हैं ये, तो ये दो मेम्ब्रेन होती हैं जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इनकी हेल्प से बनते हैं, इनके मदद से इनकी फॉर्मेशन होती है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो अंदर वाला जो इनर कंपार्टमेंट है उसमें पड़ा होता है और होमोजीनियस सब्सटेंस होता है एक, एंड उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास चैम्बर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो और क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अदर कंपोनेंट्स में, हम उनको लेते हैं, उनमें बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें और कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो अदर कंपोनेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देखें तो माइटोकॉन्ड्रियाज को जब हम अच्छे से विजुअलाइज करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसे इसके मैट्रिक्स के अंदर हमें एक तो मिलेगा सिंगल सर्कुलर जो डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड मिलेगा, एंड कुछ एक आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें। इसके अलावा 70S राइबोसोम देखने को मिलेगा। एंड जहाँ पे भी अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हमने पहले पढ़ा है, तो वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो कुछ एक और भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो हेल्प करेंगे प्रोटीन की फॉर्मेशन में, प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो इस टाइप से जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसके मैट्रिक्स के अंदर एक तो डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, एंड कुछ एक और कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे जो हेल्प करेंगे प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए। और मैट्रिक्स में कुछ एक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो इसमें रेस्पिरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन भी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो इसके लिए भी जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देखें कि ये देखिए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, एंड एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो हमने बात की एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो हेल्प करते हैं एटीपी की एनर्जी फॉर्मेशन में। एंड उसके बाद आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और जो अलग अलग इसके प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए और भी जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास और क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये था हमारे पास टोटल इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन की वजह से इसमें दो कंपार्टमेंट बन रहे हैं, तो उसे भी हम बोलते हैं आउटर और इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो आउटर कंपार्टमेंट होता है इसे हम इंटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, और जो इनर कंपार्टमेंट होता है इसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और फर्दर हमने देखा कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कुछ एक और भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उस फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका खुद का डीएनए होता है,
उसके खुद में आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है 70s टाइप का, एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं वो खुद के लिए, तो उसके लिए अदर कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, और सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं, तो उसके लिए एंजाइम की भी जो प्रेजेंस है वो दिखती है हमें मैट्रिक्स के अंदर। तो ये था बच्चों हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात है, फंक्शंस देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल के अंदर। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जी हाँ बच्चों, कि जो हमारी सेल है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके लिए मेन साइट, मेन जगह है जो वो रहती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड जो हम बात करें रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो भी हम खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स लें या फिर प्रोटीन्स या फिर फैट, तो उनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो जो ऑक्सीडेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, और वहाँ से ही उनकी जो ऑक्सीडेशन है उसमें हमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप से तो ऑक्सीडेशन करता है ये फूड सब्सटेंसेस की, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं दीज आर वेरी स्मॉल बायोकेमिकल फैक्ट्रीज। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बायोकेमिकल फैक्ट्रीज हैं, छोटा क्योंकि इनका जो हम बात करें साइज है, शेप है, वो बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक हैं, तो स्मॉल फैक्ट्रीज बोलेंगे। वेयर उस फैक्ट्रीज के अंदर हो क्या रहा है, जो भी फूड स्टफ़ है, जो भी फूड हमने खाया, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, हमारे भोजन के अंदर, फूड के अंदर ये कुछ प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होते हैं। तो फूड स्टफ़ के को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, और कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन से क्या हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो जब भी हम किसी सब्सटेंस फूड स्टफ़ की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, और जो एनर्जी है उसकी फॉर्मेशन होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम एनर्जी को यूज़ करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए खाते हैं, और एनर्जी यहाँ से लिबरेट होगी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो मेन एरोबिक रेस्पिरेशन का काम है हमारी सेल के अंदर, वो परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और इसके लिए जो मैट्रिक्स है वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हमने पहले बात की, वो हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो मेन साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो एटीपीज़ हमने प्रोड्यूस किए हैं, एनर्जी प्रोड्यूस की है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि हम देखें तो हम कोई भी जो काम है, ठीक है, वो बिना एनर्जी के नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारी सेल है बेसिकली वो भी अपनी जो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या जो भी उन्होंने अपना कोई भी काम करना है, तो बिना एनर्जी के वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम खाते हैं, दिन में 2 या 3 टाइम खाते हैं, तो जिसकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है। तो और वो जो एनर्जी है वो हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो सेल को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो सेल है हमारे पास वो एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी बनाती है, उसका अलग अलग जो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस है उसमें यूज़ करती है। जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो गए, जो हम आगे पीछे अपने हाथ बाजूज या फिर पैर चलते फिरते हैं, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से चल फिर सकते हैं हम, तो उसके लिए जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो गया, ठीक है, हमारे माइंड के अंदर जो सिग्नल्स हैं, नर्व्स हैं, वो एक दूसरे को सिग्नल्स देती हैं, कंडक्शन करते हैं नर्व्स का। ठीक है, तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वैसे अगर हम देखें बच्चों, तो हम कोई भी जो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, इवन हम जो हमारी एक उंगली भी नहीं उठा सकते अगर हमें एनर्जी ना मिले तो। ठीक है, तो बिना एनर्जी के हमारी जो गाड़ी है बॉडी की वो नहीं चल सकती, एनर्जी की ही बेसिकली रिक्वायरमेंट है, और उसी का हम यूज़ करते हैं सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, चलने के लिए, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी ही हमें चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से जो सेल है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी बनाते हैं, और जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं
सेल की एक्टिविटीज़ हैं या फिर बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो मिलके परफॉर्म होती हैं इस एनर्जी से। एंड इसी टाइप से बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसीलिए हम जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनको एक इम्पोर्टेंट नाम देते हैं, अलग नाम देते हैं, अलग पहचान देते हैं। और वो क्या है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसे कॉमनली पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है बिकॉज पावर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो एनर्जी है वो रिलीज़ की जाती है, वो प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज़ द बिजली घर हम बोल सकते हैं। तो सेल का जो बिजली घर है, सेल का जो पावर हाउस है, सेल की जो एनर्जी का सोर्स है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, जो एनर्जी है वो सेल बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो वो जो एटीपीज हैं वो बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, हमने उसके डिस्कवरी, साइज, शेप एंड उसके कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं और क्या क्या उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं वो हमने स्टडी किए। एंड इसे कॉमनली हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस टाइप से था, ये था आज हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।